लेकिन सभी को शौक तब लग गया जब थ्रेड के एक दिन में ही 30 मिलियन यूजर्स हो गए। इस 30 मिलियन के नंबर तक पहुंचने में ट्विटर को पूरे 4 साल लग गए थे। शेयर मार्केट भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था। ये लोग ट्विटर अकाउंट और एक रियल कंपनी के बीच में और इसी वजह से ऑनलाइन इंडिविजुअल स्टॉक बहुत ही बुरी तरह से ट्रोल होने लगे थे, क्योंकि पब्लिक रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही बड़ी और अजीब अनाउंसमेंट कर दी। मार्क जुकरबर्ग ने कुछ ऐसा किया जिसको किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पूरे 11 साल के बाद ट्विटर का यूज किया और एक मीम पोस्ट करके एलन मस्क को टॉन्ट मारा। उसके बाद एलन मस्क ने मार्क जुकरबर्ग को गालियां देना शुरू कर दी। इमेजिन करिए क्या हो अगर ये सब कुछ एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग ने जानबूझकर किया हो अपने आने वाले बॉक्सिंग मैच के एडवर्टाइजमेंट के लिए। अंत में मस्क ने अमेजॉन वेब सर्विस को $70 मिलियन की फीस का पेमेंट करने से इनकार कर दिया था। ये वही कंपनी है जो ट्विटर को चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। इस समय हर कोई थ्रेड्स के भारी साइन अप रेट के बारे में बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही है। मेटा 2018 की डिसेंट्रलाइज्ड वेब टेक्नोलॉजी एक्टिविटी पब का यूज करने का प्लान बना रहा है। तो आखिर ये एक्टिविटी पब क्या है? इस समय दुनिया एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग के बीच में होने वाली MMA फाइट का इंतजार कर रही थी। उसी समय इन दोनों ने एक ऑनलाइन फाइट को शुरू कर दिया था। एलन मस्क अपने ट्विटर के साथ में और मार्क जुकरबर्ग थ्रेड को लेकर आमने सामने आ गए थे। इस लड़ाई की शुरुआत होती है अक्टूबर 2022 में, जिस समय एलन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर किया था। उस समय पर ट्विटर के वेरिफिकेशन की वजह से असल दुनिया में एक अलग प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। शेयर मार्केट भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था। ये लोग ट्विटर अकाउंट और एक रियल कंपनी के बीच में डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से ऑनलाइन इंडिविजुअल स्टॉक बहुत ही बुरी तरह से ट्रोल होने लगे थे, क्योंकि पब्लिक रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही बड़ी और अजीब अनाउंसमेंट कर दी थी। उन्होंने कहा था कि ट्विटर के लिए काम करने वाले हजारों एम्प्लॉयज को फायर किया जा रहा है, जिसमें ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल भी शामिल थे। लेकिन असल बात तो यह है कि सच में पूरी तरह से किसी को नहीं पता था कि ट्विटर के अंदर चल क्या रहा है। और दूसरी तरफ मार्क जुकरबर्ग भी इस सब को होते हुए देख रहे थे। उस समय पर ट्विटर्स के लाखों यूजर्स ट्विटर को क्विट करके किसी और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर जा रहे थे, जैसे मेस्टाडॉम, टम्बलर, हाइव। मार्क जुकरबर्ग समझ चुके थे कि यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जनवरी 2023 में मेटा एम्प्लॉयज ने एक ऐप को बनाना शुरू कर दिया जिसका नाम था प्रोजेक्ट 92, और यही प्रोजेक्ट 92 आज के टाइम पर थ्रेड बन चुका है। 9 जून 2023 को एक मीटिंग होती है जिसमें मेटा के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर क्रिस कॉक्स कहते हैं कि वी हैव बीन हियरिंग फ्रॉम क्रिएटर्स एंड पब्लिक फिगर्स हु आर इंटरेस्टेड इन हैविंग ए प्लेटफॉर्म दैट इज सेमली रन। उनका कहना था कि जितने भी क्रिएटर्स हैं और आम पब्लिक है वो किसी और प्लेटफॉर्म की डिमांड कर रहे हैं। इसके बाद एलन मस्क को जोर का झटका तब लगा जब 5 जुलाई को थ्रेड को लॉन्च कर दिया गया। लॉन्च के बाद क्रिएटर और पब्लिक को इसकी सक्सेस को लेकर डाउट हो रहा था, लेकिन सभी को शौक तब लग गया जब थ्रेड के एक दिन में ही 30 मिलियन यूजर्स हो गए। इस 30 मिलियन के नंबर तक पहुंचने में ट्विटर को पूरे 4 साल लग गए थे। वहीं दूसरी तरफ थ्रेड ने सिर्फ एक दिन में ही इस नंबर को पा लिया था। थ्रेड के बढ़ते हुए यूजर्स को देखने के बाद एलन मस्क घबरा गए और इन्होंने मार्क पर केस करने का प्लान बना लिया। इसके बाद मार्क जुकरबर्ग ने कुछ ऐसा किया जिसको किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पूरे 11 साल के बाद ट्विटर का यूज किया और एक मीम पोस्ट करके एलन मस्क को टॉन्ट मारा, और सिर्फ 5 दिन में ही थ्रेड के 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हो चुके थे, जिसमें से 50 मिलियन वो लोग थे जो या तो ट्विटर का यूज कर रहे थे या फिर ट्विटर को क्विट करके थ्रेड यूज कर रहे थे। इसके बाद से ट्विटर का ट्रैफिक लगातार कम होता जा रहा था, जिसके बाद एलन मस्क ने मार्क जुकरबर्ग को गालियां देना शुरू कर दिया। तो अब समझते हैं कि थ्रेड आखिर में है क्या। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ट्विटर पर पॉलिटिकल कन्वर्सेशंस होती हैं और रियल टाइम अपडेट मिलती है, ठीक वैसे ही ये सब थ्रेड पर भी मिलने वाला है। मार्क जुकरबर्ग अपनी कंपनी मेटा के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के मालिक हैं, और इसके बाद इन्होंने अब थ्रेड को भी लॉन्च कर दिया है। थ्रेड ने लॉन्च होने के बाद से ही बहुत तेजी से ग्रो किया था। लॉन्च होने के कुछ घंटे बाद ही थ्रेड के 2 मिलियन यूजर्स हो गए थे और एक दिन बाद 30 मिलियन यूजर हो गए। इसी वजह से थ्रेड अब तक का सबसे जल्दी ग्रो करने वाला ऐप बन चुका है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ChatGPT के नाम था, और आज के समय में थ्रेड के 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 30% तो ट्विटर के ही हैं। थ्रेड की इतनी जल्दी ग्रो होने का कारण यह नहीं है कि थ्रेड ट्विटर से ज़्यादा अच्छा है,
बल्कि इसका कारण है कि मार्क जुकरबर्ग बहुत ही चालाक है। इन्होंने थ्रेड को इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर दिया, जिस पर आप डायरेक्ट एक क्लिक से ही थ्रेड पर पहुंच सकते हैं। और जब आप थ्रेड को डाउनलोड करोगे तो जितने भी लोगों ने आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखा है, डाउनलोड करते ही आपके फॉलोअर्स उतने ही हो जाएंगे। इसी तरह से अपने जल्दी फॉलोअर्स को बढ़ाने के चक्कर में लोग इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं। इंस्टाग्राम के पूरे वर्ल्ड में 1.628 बिलियन यूजर्स हैं। अब क्योंकि जुकरबर्ग ने थ्रेड को इंस्टाग्राम के थ्रू लॉन्च किया था, तो इससे थ्रेड का फ्रिक्शन कम हो गया और उसके यूजर्स तक रीच आसान हो गई। अब अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो थ्रेड एक बहुत ही बोरिंग चीज़ है, खासकर तब जब इसको ट्विटर से कंपेयर किया जाता है। इस पर बहुत से ऐसे फीचर्स नहीं मिलने वाले हैं जो कि ट्विटर्स पर मिलते हैं। ट्विटर पर पॉलिटिकल न्यूज़ और देश दुनिया की इंपॉर्टेंट न्यूज़ सेकंड्स में पता चल जाती हैं, लेकिन इस पर सिर्फ एंटरटेनिंग पोस्ट और कुछ तरह के बोट्स और स्पैम ही होने वाले हैं। मार्क जुकरबर्ग ने इसकी लॉन्चिंग के टाइम पर कहा था कि हमारा गोल इसको फ्रेंडली बनाए रखते हुए एक्सपेंड करने का है, और मुझे लगता है कि यही पॉसिबल है और ऐसा करने से ही इसको सक्सेस मिलेगी। और यही इसका एक कारण है जिसकी वजह से ट्विटर को आज तक उतनी सक्सेस नहीं मिली है जितना वह डिजर्व करता है, और इसीलिए हम इसे कुछ अलग तरीके से करना चाहते हैं। अब आखिर में हमें यह पता चलता है कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स का अपना अपना अलग अलग अस्तित्व है और इन दोनों के काम करने का तरीका भी अलग है। मार्क जुकरबर्ग का थ्रेड एक ऐसे जोग्राफिकल रीजन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है जहां पर ट्विटर यूज़ नहीं होता है। ट्विटर के कंपैरिजन में थ्रेड को यूज़ करना भी बहुत आसान है, हालांकि इसमें कई सारे फीचर्स नहीं दिए गए हैं। इसमें कोई ट्रेंडिंग न्यूज़ का फंक्शन नहीं है, कोई डीएमएस का फंक्शन नहीं है और ना ही किसी एल्गोरिथम का स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। हालांकि एल्गोरिथम का स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन उसके लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग में से कौन टॉप पर है। अगर कॉर्पोरेट हिस्ट्री की बात करें तो एलन मस्क के लिए बहुत ही नुकसानदायक होने वाला है। एलन मस्क को अपने बिजनेस में फिजिकल प्रोडक्ट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल वेंस का ही एक्सपीरियंस है। वहीं दूसरी तरफ मार्क जुकरबर्ग 2004 से ही सोशल नेटवर्क पर काम कर रहे हैं, यानी कि इस सोशल मीडिया के बिजनेस में मार्क जुकरबर्ग अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं। लेकिन एलन मस्क के पास सोशल नेटवर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था तो उस टाइम पर भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इसकी भरपाई के लिए लॉन्गर ट्वीट्स, लॉन्गर वीडियोस और वेरिफिकेशन सभी अब पेवॉल के भरोसे थे। यहाँ तक कि ट्वीट हैकर्स को भी अब पेवॉल के भरोसे करना पड़ा था। ट्विटर का इस तरह का बिहेवियर मोनोपोली के जैसा था। अब क्योंकि इनके पास इस लाइन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था, इसलिए वे अपनी मर्जी से पोस्ट भेज सकते थे और यूजर्स के पास इसे लेने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। यहाँ तक कि कठिन होने पर भी कुछ लोगों ने सिमिलर प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन ट्विटर को चैलेंज करने के लिए नेटवर्क इफेक्ट सफिशिएंट नहीं था। लेकिन अब मेटा के थ्रेड्स के साथ यह सब बदलने जा रहा था। सक एक टीम का लीडर है जो प्लेटफॉर्म मोनेटाइजेशन में एक्सपर्ट है। उनका कहना है कि मेटा को शायद यह पता लग गया था कि ट्विटर क्या नहीं कर सका है। हालांकि थ्रेड्स में 1 बिलियन यूजर्स होने तक एडवर्टाइजमेंट नहीं होंगे। मेटा का एडवर्टाइजिंग क्लाइंट्स के साथ पहले से ही अच्छे रिलेशन है। भले ही ट्विटर के पास एक अलग नया सीईओ है, लेकिन एलन मस्क अभी भी बिजनेस डिसीजन को ट्वीट करते हैं और एलन मस्क ने ही बिना किसी वार्निंग के ट्वीट्स के नंबर को लिमिटेड करने का फैसला किया था। इस सब से इन्वेस्टर्स बहुत घबरा गए थे। इसका कारण पूछने पर एलन मस्क ने कहा था कि यह बोट स्क्रैपिंग को रोकने के लिए है, लेकिन इसमें और कुछ भी हो सकता है। मार्च में मस्क ने अमेजॉन वेब सर्विस को $70 मिलियन की फीस का पेमेंट करने से इनकार कर दिया था। ये वही कंपनी है जो ट्विटर को चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, और इसी समय पर ट्विटर $1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था क्योंकि एलन मस्क कंपनियों का रेंट नहीं दे रहे थे। अब यह पॉसिबल है कि ये ट्विटर के लिए डेटा यूज़ को कम कर रहे हैं और ट्विटर के लिए व्यूज़ को लिमिटेड करने के पीछे भी यही असली कारण हो सकता है। और कुल मिलाकर यह प्योरली बिजनेस टेक्निकल एबिलिटी जैसा लग रहा है। ऐसा लगता है कि जुकरबर्ग का दबदबा बन चुका है, लेकिन खेल में कुछ भी हो सकता है। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस मुकदमे पर। एलन मस्क ने ट्वीट किया था कि कंपटीशन ठीक है, लेकिन धोखा देना ठीक नहीं है। ट्विटर के बिजनेस सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जानबूझकर और गैरकानूनी यूज करने का आरोप लगाया था। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के पॉल वैगनर का कहना है कि ट्विटर को यह भी दिखाना होगा कि थ्रेड्स ने ऐसी जानकारी ली जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल थी और जिसे सीक्रेट रखने के लिए कंपनी जिम्मेदार एफर्ट्स किए थे। ट्विटर ने यह भी दावा किया था कि मेटा ने उन एक्स एम्प्लॉयज़ को अपने साथ ले लिया था
जिनके पास ट्विटर के बिजनेस के सीक्रेट्स और हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी। उन्होंने थ्रेड्स को एक कॉपी कैट ऐप भी कहा था। और यह अजीब बात है कि मस्क ने पहले ट्वीट किया था कि जिन जीनियस को उन्होंने नौकरी से निकाला है उन्हें कहीं और नौकरी मिलनी चाहिए। मेटा स्पोक पर्सन एंडी स्टोन ने इसका काउंटर करते हुए कहा था कि थ्रेड्स इंजीनियरिंग टीम में कोई भी एक्स ट्विटर एम्प्लॉय नहीं है। तो पूरी कहानी में जुकरबर्ग अधिक नपे तुले इंसान की तरह सामने आ रहे थे। उनकी हियरिंग और पॉडकास्ट के बाद ऐसा लगता है कि उनके बारे में आम जनता की सोच इम्प्रूव हुई है। लेकिन हमें कैम्ब्रिज एनालिटिक्स को नहीं भूलना चाहिए कि कैसे फेसबुक ने लाखों यूजर्स का पर्सनल डाटा कलेक्ट किया। इसके अलावा मेटा और जुकरबर्ग पर भी बहुत से घोटालों के आरोप लगाए जा चुके हैं। दुनिया की 31% पॉपुलेशन इंस्टाग्राम यूज करती है और जल्द ही सभी वर्ल्ड यूजर्स थ्रेड पर हो सकते हैं। मेटा प्लेटफॉर्म आपके पॉलिटिकल और पर्सनल इंटरेस्ट को जानता है और ये भी जानता है कि आप किसके फ्रेंड हैं। लेकिन ये सब आपको बेहतर ऐड प्रोवाइड करने के लिए है। लेकिन इस नॉलेज और डेटा का कई तरह से गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अपने फायदे के लिए आपके डाटा को बेच भी सकते हैं। फेसबुक के फॉर्मर एम्प्लॉयज ने कहा था कि जुकरबर्ग के पास अपनी कंपनियों के भीतर बहुत अधिक कंट्रोलिंग पावर है। थ्रेड्स में इतनी अधिक ट्रैकिंग और यूजर प्रोफाइलिंग है कि यह यूरोपियन यूनियन के डेटा कानूनों द्वारा दी गई परमिशन से कहीं आगे निकल चुकी है। जिस समय हर कोई थ्रेड्स के बाहरी साइन अप रेट के बारे में बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही है। मेटा 2018 की डिसेंट्रलाइज्ड वेब टेक्नोलॉजी एक्टिविटी पब का यूज करने का प्लान बना रहा है। तो आखिर ये एक्टिविटी पब क्या है? द वर्ज के चीफ एडिटर डेविड पियर्स का कहना है कि यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे सोशल नेटवर्क को इंटरऑपरेबल बनाया जा सकता है। यह एक डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया है जो यूजर इंटरफेस को अपने डेटा से पूरी तरह से अलग करता है। जब भी आप किसी नए सोशल ऐप के लिए साइन अप करते हो तो आपको अपने व्यूअर्स को रीबिल्ड नहीं करना पड़ेगा या अपने सभी दोस्तों को फिर से नहीं ढूंढना होगा। आपकी पूरी फॉलोइंग और फॉलोअर्स की लिस्ट आपके साथ आ जाएगी। लेकिन इनका यह भी कहना है कि ऐसे फीचर्स इंटरनेट का हिस्सा होने चाहिए, किसी ऐप का हिस्सा नहीं होने चाहिए। मान लो आप इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट करें और मैं इसे थ्रेड ऐप में देख सकता हूं और इस पर कमेंट भी कर सकता हूं। अलग अलग ऐप्स में अलग अलग ताकत और कमजोरियां और अलग अलग मॉडरेशन पॉलिसीज होती हैं और अलग अलग क्रिएटर टूल्स होंगे। लेकिन आपके फॉलोअर्स का एक ही सेट होगा और एक ही अकाउंट को फॉलो करेंगे, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। फ्लिपबोर्ड के सीईओ माइक मैक्यू ने बताया था कि मैं वेब के शुरुआती दिनों में वहां था और एक्टिविटी पब के साथ यह पूरी चीज उतनी ही बड़ी बात है जितनी उस समय HTML थी। वेब की शुरुआत के बाद से मैंने वेब के लिए सबसे बड़ा अवसर देखा है। सोशल मीडिया में 15 साल में यह सबसे बड़ा बदलाव है। इस प्रकार के डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल का यूज करने वाली सोशल मीडिया कंपनियों की नई लहर को सामूहिक रूप से फेडिवर्स के रूप में जाना जाता है। अनफॉर्चुनेटली मेटा अपने खेल के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। मुझे लगता है कि ये एक्टिविटी पब आपकी नज़र रखने के लिए इस कहानी का एक इम्पोर्टेंट एरिया है। यदि थ्रेड सफल होता है और एक्टिविटी पब का उसे यूज करता है तो थ्योरेटिकली जुकरबर्ग अलग अलग स्टैंडअलोन ऐप्स के जितने चाहे उतने क्लोन आसानी से बना सकते हैं। मैस्टाडोन के सीईओ जो ट्विटर के कंपटीटर हैं और एक्टिविटी पब का भी यूज करते हैं, उनका कहना है कि मेटा एक्टिविटी पब को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही इसे अपना सकता है। कैम्ब्रिज एनालिटिक्स ने एक वार्निंग दी थी कि आज की सोशल मीडिया कंपनियां पहले के कंपैरिजन में कहीं अधिक बड़ी हो गई हैं। जुकरबर्ग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर के साथ एक सोशल मीडिया ऐप मोनोपोली की ओर बढ़ रहे हैं और अब थ्रेड्स, ये सब ऐप जुकरबर्ग के ही हैं। यदि किसी कारण से मेटा को किसी ट्रेंडिंग टॉपिक को ब्लॉक करने या किसी पॉपुलर ओपिनियन को अफेक्ट करने के लिए प्रेशराइज किया जाए तो ये सब बहुत आसान होगा। आखिर में इस सब का रिजल्ट क्या होगा? तो मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद दोनों प्लेटफॉर्मों को कोएग्जिस्टेंस में देखा जा सकता है, एक अलग कल्चर के साथ अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने के मामले में। इमेजिन करिए क्या हो अगर ये सब कुछ एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग ने जानबूझकर किया हो अपने आने वाले बॉक्सिंग मैच के एडवर्टाइजमेंट के लिए। और अगर ऐसा हुआ तो ये सब बहुत मजेदार होने वाला है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।